हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस मूवी से एक बात याद आ गई जिसे थोड़ी अलग भाषा में बयान करता हूँ। पापी खोजने में चला, मिला ना पापी कोई, जब खुद के दिल में ढूंढा तो पता चला मुझसे बड़ा पापी ना कोई। आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, एक्सप्लेनेशन को प्लीज एंड तक देखिए क्योंकि कुछ मूवीज एंड में शॉकिंग होती है। आज की मूवी भी वैसे ही है, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तनाका बस से अपनी छोटी सिस्टर मिट्सू को मिलने जा रहा है जो जेल में है। वो बस में बैठा होता है तो एक आदमी उसे सुनाता है कि एक बूढ़ी औरत को खड़ा रख के वो आराम से बैठा हुआ है। तो तनाका उस औरत को अपनी सीट देता है, मगर वो उस आदमी को ऐसा दर्शाता है कि वो इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि वो पैर से अपाहिज है। बस से उतरने के बाद भी तनाका लंगड़ते हुए चल के उस आदमी को गिल्टी फील कराता है, मगर जैसे ही बस चली जाती है तनाका लंगड़ना बंद करके आराम से चलने लगता है, जिससे तनाका का कैरेक्टर क्लियर होता है। अगर दुनिया उसे गिल्टी फील कराएगी तो वो दुनिया को गिल्टी फील कराएगा। तनाका एडवोकेट निकोशी के साथ जेल जाके अपनी सिस्टर मिट्सू से मिलता है। मिट्सू उसे देख के खुश होती है। मिट्सू को चाइल्ड एब्यूज के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। अपनी लड़की चिनार को उसने टब में डुबो के मारने की कोशिश की थी। चिनार अब आईसीयू में है, मगर मिट्सू ने ऐसा क्यों किया वो उसने पुलिस को नहीं बताया। निकोशी बताती है कि मिट्सू ने पिछले 7 साल में कभी अपनी बेटी से ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया। चिनार की हालत नाजुक है। निकोशी तनाका से कहती है कि मिट्सू मेंटली अनस्टेबल है तो उस पे साइकेट्रिक टेस्ट की जाएगी। निकोशी तनाका से पूछती है क्या मिट्सू को बचपन में एब्यूज किया गया था। तनाका कुछ नहीं कहता। मिट्सू को हमेशा यही बुरे सपने आते हैं कि उस पर दुराचार किया जा रहा है। तनाका वीकली टेरेस नाम के एक क्राइम मैगजीन में जर्नलिस्ट है। वो अपने एडिटर से कहता है कि वो टिकोना मर्डर केस पे स्टोरी लिखना चाहता है जो 1 साल पहले हुआ था और अभी भी अनसॉल्व रहा है। खूनी अभी भी पकड़ा नहीं गया। तनाका कहता है कि अगले महीने उस केस को 1 साल पूरा होगा, तो ये अच्छा मौका है स्टोरी छापने का। वैसे तो उस केस पे छापने लायक कुछ बचा नहीं, फिर भी तनाका को उसका बॉस परमिशन देता है। उसे लगता है तनाका उसके पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर टेंशन में है, तो उसे एक ब्रेक भी मिल जाएगा। अब तनाका उस जगह जाता है जहाँ टिकोना फैमिली का मर्डर किया गया था। टिकोना फैमिली का मर्डर एक मिस्ट्री बन के रह गया था। 1 साल पहले उस रात हिरोकी, उसकी वाइफ नासुआरा और 6 साल की लड़की जिहासु का मर्डर किया गया था। मर्डरर ने मर्डर करने के बाद बाथरूम में जाके बात लिया, सब निशान मिटाए और वहां से चला गया। तनाका अपनी स्टोरी के लिए हिरोकी और नासुहारा के दोस्तों से मिलने का फैसला करता है, तो वह सबसे पहले हिरोकी के ऑफिस कलीग वानाबे से मिलता है। वानाबे तनाका को बताता है कि वह और हिरोकी दोनों 15 साल पहले एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए। दोनों ने साथ में ही कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन की, मगर हिरोकी सेल्स डिपार्टमेंट में था तो मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। सेल्स में सैलरी अच्छी होती है, मगर प्रेशर भी बहुत होता है। कभी कभी कस्टमर से गालियां भी सुननी पड़ती है। जाहिर है कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं। वानाबे बताता है कि हिरोकी वुमनाइजर था, सेल्फिश भी था, मगर उसकी बातों में ऐसा जादू था लड़कियां उसकी ओर खींची चली जाती थी। हमारी ऑफिस में काम करने वाली यानुमी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। हिरोकी ने भी उसका फायदा उठाया और उसके साथ मजे किए। दूसरे दिन उसने उसके रोमांस की स्टोरी मुझे बताई, तो मैं भी टेम्पटेड हुआ। हिरोकी के लिए तो लड़कियों का आना जाना एक आम बात थी, मगर यानुमी उसमें सीरियस थी। हिरोकी उससे छुटकारा पाना चाहता था, तो मैं भी यानुमी के साथ मजे करना चाहता था। तो हमने प्लान किया। एक शाम हिरोकी मीटिंग का बहाना बना के यानुमी को बार में मिलने नहीं गया, तो उसकी जगह मैं वहां गया। मैंने यानुमी को एहसास दिलाया कि हम दोनों हमदर्द है। मेरा भी दिल किसी लड़की ने ऐसा ही तोड़ा है जैसा तुम्हारा दिल हिरोकी ने तोड़ा है। अगर दर्द एक ही हो जाते हैं तो शरीर भी एक होने में वक्त नहीं लगता। तो हिरोकी और मुझ में ऐसी चीजें एक्सचेंज होती रहती थी, मगर ऐसी स्टोरी का दी एंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक दिन मैंने यानुमी से झूठ कहा कि उसकी वजह से मेरी और हिरोकी की दोस्ती में दरार आ रही है, जिसका असर हम दोनों के करियर पे पड़ रहा है, तो हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। लड़की का दिल जरूर टूटा, मगर आसानी से छुटकारा भी मिल गया। हम दोनों ने ये ब्रेकअप सेलिब्रेट किया। हो सकता है हिरोकी का मर्डर किसी ऐसी ही दिल टूटी लड़की ने किया हो। तनाका वानाबे से पूछता है कि क्या यानुमी मर्डरर हो सकती है। वानाबे कहता है नहीं, उसने किसी और से शादी की, उसे बच्चे भी है, वो उसकी फैमिली लाइफ में हैप्पी है, और अगर उसे बदला लेना होता तो वह मेरा भी मर्डर करती। तनाका सोचता है कि दुनिया में ऐसे भी दरिंदे हैं जो लड़कियों की इमोशंस का फायदा उठा के सेलिब्रेट करते हैं। या मिट्सू के साइकेट्रिस्ट के साथ सेशन शुरू होते हैं। मिट्सू डॉक्टर को बताती है कि उसकी माँ उसकी कभी केयर नहीं करती थी। अगर मेरा भाई नहीं होता तो शायद मैं मर ही जाती। मेरा नसीब है मुझे उसके जैसा भाई मिला। यहाँ तनाका अब नासुहारा की क्लासमेट से मिलने उसके कैफे जाता है, जिसका नाम मयाना होता है। मयाना के कैफे में बैठे बैठे तनाका महसूस करता है कि मयाना एक एरोगेंट, इगोइस्टिक औरत है।
मयाना तनाका को बताती है कि वह और नासुहारा दोनों ब्यूनो कॉलेज में पढ़ते थे, जो अमीर बच्चों का कॉलेज जाना जाता है। ग्रेजुएशन के कुछ साल बाद नासुहारा ने बड़े जॉब वाले हिरोकी से शादी की। ब्यूनो में पढ़ना है तो स्टेटस होना बहुत जरूरी है, वरना तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। मैंने ब्यूनो ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ मेरा बॉयफ्रेंड योगाटो पढ़ता था। नासुहारा कॉलेज की ब्यूटी क्वीन थी, पैसे वाली थी, तो जाहिर है कॉलेज में उसकी बहुत चलती थी। मैं भी उसके ग्रुप में शामिल होना चाहती थी, मगर मैं उनके लेवल की नहीं थी। दूसरी लड़कियां नासुहारा की हाजी में लगी रहती थी। मैं उससे दूर रही, मगर एक दिन नासुहारा खुद मेरे पास आई और उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वजह यह थी कि मेरी पढ़ाई अमेरिका में हुई है और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। उसने मुझे उसके ग्रुप में शामिल किया। मुझे वह अपने साथ बड़े बड़े रेस्टोरेंट ले जाने लगी, जहाँ एक दिन मुझे उसके ग्रुप में योगाटो दिखा। योगाटो मुझे देख के सरप्राइज हुआ। मैं भी उसे वहाँ देख के सरप्राइज हुई। वो मुझसे ऐसा पेश आया जैसे पहली बार मिल रहा हो। वह भी एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, मगर दिखावा ऐसे करता था जैसे वो किसी करोड़पति का लड़का है। मैं उसकी असलियत जानती थी। पार्टी के बाद मैं और योगाटो दोनों मिले। उसके लिए जल्दी अमीर बनने का एक ही रास्ता था, किसी अमीर लड़की से शादी करो। तो वह नासुहारा पे डोरे डाल रहा था, जिसका मुझे बहुत गुस्सा भी आया। अब तनाका योगाटा से मिलता है। वह तनाका को बताता है कि मयाना नासुहारा से बहुत नफरत करती थी। मयाना एक घिनौनी लड़की थी, तो नासुहारा एक एलिगेंट लड़की थी। वो मुझे चाहती थी, मगर मयाना ने हमारे रिलेशंस बिगाड़े। मयाना को लगा मैंने नासुहारा के लिए उसे ड्रॉप किया। नासुहारा को स्पोर्ट्समैन पसंद थे, तो वह मेरे करीब आने लगी। मैंने मयाना के साथ रिश्ते तोड़े। जो मयाना को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने भरी पार्टी में आके नासुहारा को चाटा लगाया। ऑफ कोर्स उसके बदले नासुहारा ने भी उसे चाटा मारा, मगर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की हमेशा के लिए दुश्मन बन गई। अब जब योगाटो अपनी जली हुई सिगरेट नीचे फेंकने जाता है, तो तनाका उसे वैसा करने से मना करके वह सिगरेट एक पाउच में डालता है और अपने पास रखता है। या मयाना तनाका से कहती है कि नासुहारा मेरी दुश्मन नहीं थी। बाद में मुझे ऐसा लगा उसने जो किया वो उसकी जगह ठीक ही था। सच्चा प्यार कौन देखता है, सब अपना स्वार्थ ही तो देखते हैं। मगर इस तरह नासुहारा का मर्डर नहीं होना चाहिए था। उसके उस बिहेवियर ने उसके बहुत सारे दुश्मन पैदा किए थे। अब हमें मयाना के घर में वैसे ही फूल दिखाई देते हैं जैसे मर्डर की रात नासुहारा के घर में पाए गए थे। यहाँ तनाका को पता चलता है कि उसके कंपनी का क्राइम मैगजीन आजकल सेलिब्रिटी के गॉसिप छापने में बिजी है, तो वह अंदर से बहुत नाराज होता है। उसका बॉस उससे कहता है जो बिकता है वही छपता है। रात को तनाका सोच में पड़ जाता है कि किसने नासुहारा, हिरोकी और उनकी लड़की का मर्डर किया होगा। दोनों गंदे इंसान थे। तभी उसे एक औरत का फोन आता है। वह तनाका से कहती है कि टिकोना मर्डर केस के बारे में वो उससे कुछ कहना चाहती है। दूसरे दिन तनाका बताई गई जगह पे उस औरत से मिलता है। औरत का नाम मिकाशी होता है। मिकाशी बताती है कि 6 साल पहले उसके डैडी का बिजनेस डूबने के बाद उसने टोक्यो छोड़ दिया, मगर उस वाकया ने उसकी तकदीर बदल दी। अब वह एक अच्छे इंसान से शादी करके सेटल हो गई है। मिकाशी बताती है कि मैं और हिरोकी एक ही कॉलेज से पास आउट हुए थे। वह कॉलेज में एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का लड़का था। मैं उसके सामने कुछ नहीं थी। कॉलेज में उसने मेरे प्रपोजल को भी ठुकराया था। कॉलेज के 2 साल बाद उसने मुझे डिनर के लिए बुलाया, तो मुझे भी ताज्जुब हुआ। उसने मेरी तारीफों के पुल बांधना शुरू किया और फिर सीधा मुद्दे पे आते हुए उसने मुझसे कहा कि वह मेरे फादर की कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। तो वह चाहता था कि मैं उसकी सिफारिश करूं। मैं जान गई कि वह कितना मतलबी इंसान है, मगर उसका चार्म ही ऐसा था कि मैंने उसके सामने मेरा बॉयफ्रेंड बनने का प्रस्ताव रखा। हालांकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। दोनों का अपना मतलब था। मैं अपने ड्रीम बॉय के साथ रिलेशंस रखना चाहती थी और कहीं जाके कॉलेज के उस वक्त का बदला भी लेना चाहती थी। उसकी सोच भले सेल्फिश थी, मगर प्रैक्टिकल थी। मैंने मेरे डैडी की कंपनी में उसका इंटरव्यू अरेंज कराया। मैंने उसे एहसास दिलाया कि उसे जॉब मेरी वजह से मिल रहा है। एक दिन मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया और मेरे सामने मैंने उनका ब्रेकअप करवाया। बदला लेने का अपना कुछ अलग मजा है। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम्हारे लिए हिरोकी ने किसी और को छोड़ा और अब मेरे लिए वो तुम्हें छोड़ रहा है। हिरोकी ने भी बेशरम की तरह मेरी हाँ में हाँ मिला दी। हिरोकी के लिए लड़कियां उसके करियर की सिर्फ एक सीढ़ी थी। जैसे ही वह ऊपर पहुंच जाता था, निचली सीढ़ी को गिरा देता था। हिरोकी ने उस लड़की से कहा कि वो प्यार में नहीं, अच्छी लाइफ में बिलीव करता है, जो अच्छे जॉब से ही मिल सकती है। मैं उसकी बेशर्मी को देखते रह गई। उस लड़की के लिए मुझे बहुत बुरा लगा, मगर शायद वो उसके लिए अच्छा ही था। दुनिया में सब स्वार्थी है, मगर हिरोकी के हिसाब से यही चीज हमें इंसान कहलाती है। तनाका मिकाशी से पूछता है कि क्या तुमने उसे जॉब दिलाया? मिकाशी कहती है नहीं। उसी वक्त मेरे डैडी की कंपनी बैंकरप्ट हुई, तो उसने कहीं और जॉब पकड़ ली। हाँ, मगर मैंने उससे एक चीज हासिल की जो मैं हमेशा चाहती थी, ये बच्चा। मेरे पति को पता नहीं ये बच्चा हिरोकी का है, उसका नहीं। तनाका मिकाशी से पूछता है कि क्या वो लड़की हिरोकी की मर्डरर हो सकती है? मिकाशी ना कह के सर हिलाती है। वो कहती है मर्डरर वही है जो हिरोकी से रिश्ता तोड़ के दुखी हुआ है।
वरना वैसे तो सभी खुश है। यहाँ आईसीयू में रखी चिनार की तबीयत और बिगड़ने लगती है। वो देख के तनाका बहुत दुखी होता है। तनाका एडवोकेट निकोशी से कहता है कि 12 साल पहले उसकी माँ ने उसके डैडी से डिवोर्स लिया। वो उन्हें पिता के पास छोड़ के चली गई। अब उसकी माँ ने दूसरी शादी की है, मगर पिछले काफी सालों से वह अपनी माँ को नहीं मिला। उसके असली पिता कहाँ है ये भी उसे पता नहीं। निकोशी को पता है कि बचपन में तनाका और मित्सु को उनके पिता एब्यूज किया करते थे। उनके लिए अपने पिता एक डेविल की तरह थे। तो दूसरी ओर मित्सु साइकेट्रिस्ट को बताती है जब उनकी माँ 16 साल की थी तब तनाका का जन्म हुआ। उसके 2 साल बाद मेरा जन्म हुआ। छोटी उम्र में उस पर जिम्मेदारी आ गई जिसे वह निभा नहीं पाई। तनाका निकोशी को बताता है कि मेरे पिता मेरी छोटी सिस्टर पे दुराचार करते थे। मुझे पता था मगर मैं कुछ कर नहीं पाया। मित्सु साइकेट्रिस्ट को बताती है कि पिता का वैसा करना मुझे एक खेल लगता था, इतनी मैं नासमझ थी। मगर एक रात मेरा रोना सुन के तनाका के सब्र का बांध टूटा तो उसने मेरे पिता की पिटाई की। मैंने माँ को डैडी की इस हरकत के बारे में बताया तो उसने मुझे ही दोषी ठहराया और मेरी पिटाई की। तनाका को घर से निकाल दिया गया। वो बाहर रह के मेरी केयर लेता रहा। अब निकोशी तनाका से पूछती है कि चिनार का पिता कौन है, तो तनाका जवाब नहीं दे पाता। वो निकोशी से कहता है कि वो मित्सु का सीक्रेट है जो वो किसी से शेयर नहीं करती। तभी तनाका को मयाना का फोन आता है। वह तनाका से कहती है कि कॉलेज के वक्त और एक लड़की थी जिसे नासुहारा ने बर्बाद किया था। वो उसकी मर्डरर हो सकती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तनाका की छोटी सिस्टर मित्सु थी। कॉलेज के पहले दिन ही जूनियर मित्सु की फाइनल ईयर वाली नासुहारा से दोस्ती हो गई। ब्यूनो जैसे बड़े कॉलेज में पढ़ना मित्सु के लिए एक सपने जैसा था। नासुहारा ने वही भांप लिया और मित्सु की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। उन अमीरजादों में मित्सु अपनी खुशी ढूंढती रही। उनके मतलब को वो ना समझ पाई। नासुहारा ने उसे योगाटा से मिलवाया। एक रात पार्टी में काफी शराब पीने के बाद नासुहारा का दोस्त योगाटा उसे एक होटल रूम में ले गया जहाँ एक कस्टमर मित्सु की राह देख रहा था। नासुहारा ने मित्सु का इस्तेमाल नाइट डेटिंग के लिए किया था। बेचारी मित्सु नशे में उस अनजान आदमी के दुराचारों को सहती रही। मयाना के मुंह से वह कहानी सुन के तनाका सुन्न हो जाता है। मित्सु की बर्बादी में नासुहारा भी शामिल थी। मित्सु के महत्वाकांक्षी स्वभाव को उसने भांप लिया और अपने दोस्तों के लिए उसने उसका इस्तेमाल किया। मयाना को नहीं पता होता कि तनाका उसी मित्सु का बड़ा भाई है। वह तनाका से कहती है कि नासुहारा और उसकी फैमिली का मर्डर करने के लिए इस मित्सु के पास वजह थी। अब जैसे ही मयाना किचन में वाइन लेने जाती है, तनाका टेबल पे रखा फ्लावर पॉट उठा के मयाना के सर पे मार देता है और देखते देखते उसका मर्डर कर देता है। फिर शांति से सब जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है और उसने पाउच में संभाल के रखा हुआ उस दिन का योगाटो के सिगरेट का वो टुकड़ा टेबल पे रखे एस्ट्रे में डाल देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे दिन न्यूज आती है कि मयाना के मर्डर में योगाटा को अरेस्ट किया गया है। तनाका अपनी टिकोनो फैमिली मर्डर केस की स्टोरी को बंद कर देता है और दूसरी स्टोरी पे काम करना शुरू करता है। तभी निकोशी तनाका को फोन करके बताती है कि चिनार की आईसीयू में मौत हो गई है। मतलब अब मित्सु पे अपनी बेटी की हत्या की केस चलेगी। वह सुन के तनाका निशब्द हो जाता है। यहाँ साइकेट्रिक वार्ड में मित्सु अपने आप से बात करती है कि मैं हमेशा माँ बनना चाहती थी और ऐसे आदमी से बच्चा चाहती थी जो मुझे सच्चा प्यार करता हो, ताकि जब मुझे बच्चा हो मैं उसे बहुत प्यार दे सकूं। मगर जो मैंने किया है उससे कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी को भी मेरी जैसी यातनाएं भुगतनी पड़े। 1 साल पहले उस शॉपिंग मॉल में मैंने नासुहारा को देखा। वो उसकी लड़की के साथ थी। दोनों कितनी खुश थी। वहां से जाते हुए नासुहारा ने मुझे पहचान तक नहीं दिखाई। क्या तकदीर इतनी बेरहम है? जो अच्छे होते हैं उन्हें दुख मिलते हैं और जो बुरे होते हैं उन्हें खुशियां मिलती है। नासुहारा बुरी होने के बावजूद एक खुशहाल फैमिली लाइफ एंजॉय कर रही थी और मैं बिना किसी वजूद की जी रही थी। वह देख के मैं अंदर से टूट गई। मैं नासुहारा से जवाब मांगना चाहती थी। मैं रात को पिछले दरवाजे से घर के अंदर गई। किचन ड्रॉवर से नाइफ निकाल के पहले मैंने उसके खुशनसीब हस्बैंड को मार दिया और बाद में बेड पे सो रही माँ बेटी दोनों को मार दिया। एक झूठी खुशहाल जिंदगी का अंत हुआ। मित्सु अपने आप से ये बात कर रही होती है कि तभी डॉक्टर वहां के उसे बताते हैं कि उसकी बेटी चिनार की हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। वह सुन के मित्सु के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आता, उल्टा वह हंसने लगती है। अब निकोशी मित्सु के माँ के घर जाके उसे चिनार की मौत की खबर देती है। निकोशी माँ से कहती है कि मित्सु बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तनाका जैसा भाई मिला जो उसका ख्याल रखता है, वरना वह भी चिनार की तरह किसी हॉस्पिटल में मर जाती। मित्सु की माँ बताती है कि उसने उन दोनों बच्चों से कई साल पहले अपने रिश्ते खत्म किए हैं, तो उनसे उसे कुछ लेना देना नहीं। जिस पर निकोशी गुस्सा होकर कहती है कि जब मित्सु प्रेग्नेंट हुई तब भी तुम तुम्हारे इसी स्वार्थी स्वभाव की वजह से चुप बैठी रही। माँ बताती है मैं क्या कर सकती थी, उसे बच्चा चाहिए था, वो उसका फैसला था, उसने अपने नसीब को खुद चुना था। निकोशी उससे कहती है तुम कैसी माँ हो, तुम्हारा पति यानी उसका खुद का पिता उस पर दुराचार करता रहा, उसने उसे प्रेग्नेंट किया और तुम उसे उसका नसीब कह रही हो।
निकोशी की बातें सुन के माँ शॉक होती है। वो निकोशी से कहती है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मिट्सू अपने पिता से नहीं बल्कि अपने बड़े भाई तनाका से प्रेग्नेंट हुई थी। तनाका मिट्सू पे दुराचार करता था। चिनार तनाका और मिट्सू के नाजायज संबंधों से जन्मी लड़की थी। तनाका ने अपनी टीनेज बहन के साथ संबंध बनाए और उससे कहा कि ये उन दोनों का सीक्रेट है। बोली वाली मिट्सू उसे प्यार समझने लगी। मिट्सू चाहती थी उसे किसी का प्यार मिले, फिर भले वो उसका अपना भाई ही क्यों ना हो। तो उसने अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं कराया। यहाँ तनाका जेल जाके मिट्सू से मिलता है। मिट्सू उसे थैंक यू कहती है। वो उससे कहती है कि उसने उनका सीक्रेट किसी को नहीं बताया। वो तनाका से कहती है कि दुनिया में सिर्फ तुम ही ऐसे हो जिसने मुझे दिल से प्यार किया। मिट्सू को अब मेंटल डिसऑर्डर के चलते असाइलम भेजा जाता है। अब तनाका बस से ट्रैवल कर रहा होता है तो वो देखता है उसके पास एक प्रेग्नेंट लेडी खड़ी है। वो उसे अपनी सीट ऑफर करता है। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी के स्टार्ट में तनाका यही खोजने निकला था कि असली पापी कौन है, हिरोकी, नासुहारा, मयानो या योगाटो। मगर अंत में हमने पाया सबसे बड़ा पापी तो तनाका खुद है। बाकी उन सब लोगों ने तो परायों के साथ दुर्व्यवहार किया था, मगर तनाका ने अपनी खुद की सिस्टर के साथ बुरा व्यवहार किया था, जो सबसे बड़ा पाप था। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और नए व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि नई नई मूवी आपके सामने लाने का हमारा जोश बना रहे। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।